गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है सर। ओके सर, एक मिनट सर। तो आज हमारा इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला सेशन है। तो इसमें देखते हैं कि मतलब सबको सबको डर लगता है ना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से। तो हम लोग शुरू से ही एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग एकदम आसान चीज़ों से समझना शुरू करेंगे सो दैट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। क्योंकि इंग्लिश कॉम्पिटिशन उतना बड़ा, मतलब जितना बड़ा हवा बना के रखे हैं कि इतना डिफ़िकल्ट होता है, उतना नहीं होता है। समझना होता है कि उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या अप्रोच से आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग धीरे धीरे इजी से थोड़ा डिफिकल्ट होते हुए जाएंगे। तो आज हमारा पहला सेशन है, आज इसमें सर हम लोग। हाँ सर, बोल रहे हैं कुछ आप? हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, दो दो पेज का आया था सर, एकदम डिफिकल्ट लैंग्वेज था सर, कठिन, समझ में नहीं आ रहा था सर इंग्लिश। अच्छा ठीक जी है, जी सर को जी। बोलने दीजिए ठीक और है सर। स्टार्ट करने मैं दीजिए। मैं दिखाऊंगा सर आपको। लोग देखिए, वही सबका मेन डर रहता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं बस जानना चाहता था कि लास्ट ईयर कितने लोग दिए हैं और उनका क्या रिव्यू रहा, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा इंग्लिश को लास्ट ईयर के पेपर में सॉल्व करने का। वैसे तो बुक बोलता है, मतलब मैनुअल आपका सिलेबस बोलता है कि 10th 12th, मतलब 10th क्लास तक का आपका इंग्लिश कॉम्पिटिशन आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों के हिसाब से इंग्लिश अगर वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट आ गए, है ना, तो वो थोड़ा हायर लेवल हो गया। पर हम लोग सब में जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग इजी लेवल से, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होता है वो एक्चुअली में टेस्ट क्या करता है। कॉम्प्रिहेंशन असल में क्या जांचता है स्टूडेंट से, या जो भी कैंडिडेट से एग्जाम दे रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट डज द कॉम्प्रिहेंशन रियली टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट। वो अंग्रेजी का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट। व्हाट इज इट? इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग टेस्ट। ये आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को सोच या समझ सक रहे हैं, उसकी ताकत को जांच करता है। तो ये आप लोग बात ध्यान में रखिए कि ये इंग्लिश टेस्ट नहीं होता है, ये एक लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग का टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रॉन्ग बिलीफ क्या है, गलत सोच क्या होती है स्टूडेंट्स की, आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेनरिक सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रॉन्ग बिलीफ, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे बहुत सारे, मतलब बहुत कम, मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन तो भाई मेरे से नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इंग्लिश को देख के इनको डर लग जाता है कि मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कमज़ोर है, तो मुझसे नहीं होगा। एंड सबको लगता है कि मुझे हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई मस्ट नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, मुझे हर शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, ये एकदम गलत सोच है। तीसरा, अब बिकॉज इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो उनको लगता है कि भाई इंग्लिश रीडिंग कॉम्पिटिशन तो भाई सिर्फ टॉपर्स के लिए, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, रियलिटी ये होती है कि इंग्लिश जो है, इसमें परफेक्ट इंग्लिश, क्या परफेक्ट तो छोड़ो, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको डेली लैंग्वेज की इंग्लिश आती है, ठीक है, जो आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं चीज़ किसी प्रोडक्ट का लाइन लिखा होता है, आपको ऑफिस में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता हो, उसमें जो सिंपल इंग्लिश में समझ में आता है उतना आता है ना सर। ऐसा कोई जिसको इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है। अगर नहीं आता तो मतलब ये जहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पहले जो मैं अभी तक भी जो भी स्लाइड्स आपको सर पढ़ाते हैं, ठीक है, आईसीए का, तो नॉर्मल इंग्लिश समझ में आता है ना। जैसे यहाँ लिखा है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन रियली टेस्ट, व्हाट इज द रियलिटी, रॉन्ग बिलीफ, ये सब अगर समझ में आता है ना तो इनफ है सर। हाँ, कुछ वोकेबिलिटी की ज़रूरत होती है, वो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिक्शनरी पकड़ के बैठना पड़ेगा, या फिर जैसे लोग बोलते हैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी पढ़ो या पेपर पढ़ो, वो सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कैट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तब वो सब बात आती है, अभी आपको वो सब नहीं सोचना है। तो ये ध्यान में रखिए कि कॉम्परेशन के लिए इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। परफेक्ट अंग्रेजी जो है वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। नोइंग एवरी वर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हर शब्द का मतलब आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेबलरी, है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। सिर्फ आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ये समझना है कि पैसेज का आइडिया क्या है, जेनरिक मीनिंग क्या है। किसी लाइन में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो आपको हर वर्ड का मतलब जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको एक जेनरिक आइडिया चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द आइडिया इज इनफ, विचार का, सिर्फ विचार समझ लेने काफ़ी है। ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। इजी सवाल से डिफिकल्ट में जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। प्लानिंग ये है कि अराउंड 10 सेशंस होगा एटलीस्ट,
अगर ज़रूरत उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो उस वो भी करेंगे, पर शुरुआत में हम लोग थोड़ा इजी स्टेप से जाएंगे, सो दैट आपको समझ में आए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, वो एक बार में आप डिफ़िकल्ट नहीं क्वेश्चन नहीं उठा सकते। आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या, किस अप्रोच से पैसेज को फॉलो करना है। हर क्वेश्चन क्वेश्चन जो होते हैं ना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, वो मुश्किल से 7 8 या 9 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है सर, एक मिनट सर। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर क्या बात कर रहे थे कि जो पैसेज है उसमें कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब वो लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके समझेंगे कि उसको कैसे अप्रोच करना है। तो वो तो खैर बहुत बाद की बात हो गई, वो सेशन 2 या 3 की बात हो गई। अभी हम लोग सेशन 1 पे हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको हर एक वर्ड का मतलब जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ एक जेनरिक मीनिंग चाहिए, और ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या है कि व्हाट डज द एग्ज़ाम डज नॉट टेस्ट, एग्ज़ाम क्या जांचता नहीं है। पहला तो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी है, कितने अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, वो जानने उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं करता है एग्ज़ाम। ठीक है, नॉलेज ऑफ द डिफ़िकल्ट वोकेबलरी, ये ज़रूरत नहीं है। अगर आता है आपको डिफ़िकल्ट वोकेबलरी तो आपके लिए बहुत ईजी है, हो जाएगा, लेकिन इसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग बोल रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इंग्लिश टेस्ट नहीं होता है, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग जांचता है। ठीक है, ओके, अब मैं कॉल नहीं उठा सकता। तीसरा, ग्रामर रूल्स, ग्रामर की जो रूल्स है वो भी चेक करता नहीं है इंग्लिश। व्याकरण के नियम की जो कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर होती है, क्योंकि अगेन आपको सिर्फ आइडिया समझना है, जेनरिक मीनिंग समझना है। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये यही वाला चीज़ कि नोइंग एवरी वर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब एक्चुअली में एग्ज़ाम क्या जांचता है, व्हाट डज द एग्ज़ाम एक्चुअली टेस्ट। पहले तो कैन यू अंडरस्टैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप कोई पैसेज पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कैन यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और द थॉट ऑफ द पैसेज। क्या आप पैसेज का मुख्य विचार समझ सकते हैं सर कि ये नहीं आ रहा, पिक्चर नहीं आ रहा सर। सर रिजॉइन कर लीजिए एक बार, हाँ, और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? अभी अभी आया अभी आया। ठीक है, आप अच्छा रिजॉइन मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को शायद क्लास जो है वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गया है, 101 लोगों में। वैसे तो 110 जाता था, पता नहीं अभी क्यों नहीं जा रहा। किसी ने हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट, आपको पैसेज दिखते ही आपको ये सबसे पहला चीज़ समझना है कि पैसेज किसके बारे में है, किस बारे में बात कर रहा है। तो उसी को हमने यहाँ लिखा है कि कैन यू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया और थॉट ऑफ द पैसेज। क्या आप पैसेज का मुख्य विचार समझ पाते हैं? देखिए अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, ये एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन में एप्लीकेबल कैसे करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा सर, सब दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ सुदेव सर बोलिए सर। ये सर क्लास क्या एक ही सेशन में होगा क्या? सर मॉर्निंग इंग्लिश का इवनिंग सेशन में तो, दोनों? इंग्लिश का क्लास तो एक ही सेशन में हो सकता है सर, क्योंकि सर मेरा जो काम है ना, मेरा काम मेनली रात को होता है, मैं रात भर जगा रहता हूँ। तो मैं सुबह क्लास लेने की हालत में नहीं रहता हूँ, तो मैं सिर्फ शाम को ही क्लास ले सकता हूँ। एक्चुअली सब जानकार नहीं पा रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रॉब्लम तो पहला हो रहा है, तो हम लोग नहीं, इसका मैं लिमिट जो है 101 को मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। मेरे को हायर लेवल का अकाउंट लेना पड़ेगा गूगल का, अभी जो हम लोग का अकाउंट है वो उतने हाई लेवल का नहीं है, तो मैं ले लूँगा, सो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार इशू हुआ ही हम लोग के साथ, तो अगली क्लास में भी ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको फिगर आउट करना है कि पैसेज का मेन आइडिया या फिर थॉट प्रोसेस क्या है। दूसरा चीज़ आपको देखना है कि आपको ये समझना है कि राइटर या फिर ऑथर जो है वो पैसेज में कहना क्या चाहता है। यूजुअली ये जब पैसेज होता है, कोई भी पैसेज होता है ना, तो या तो उसमें किसी चीज़ के बारे में अच्छी चीज़ लिखी होती है, या किसी की बुराई कर रही होती है। ठीक है, मतलब या तो एडवांटेजेस होता है किसी किसी चीज़ का, या डिसएडवांटेजेस होता है, या एक ऑथर जो है वो किसी पैसेज में एक न्यूट्रल टोन से बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। यूजुअली किसी भी पैसेज में 90% ऑफ टाइम किसी पैसेज का सिर्फ तीन पर्पस होता है। किसी चीज़ का एडवांटेज बताना, या किसी चीज़ के बारे में डिसएडवांटेज या वार्निंग या नेगेटिव चीज़ बताना, और तीसरा होता है कि एक न्यूट्रल टोन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है सर, ये 3 मेन पर्पस होता है, तो वो ही आपको समझना है। सेकंड पॉइंट जो लिखा है कि आपको ये समझना है कि ऑथर कहना क्या चाहता है। मैं फ़ोन में म्यूट कर रहा हूँ, चलिए। तीसरा तीसरा देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं 90% ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके आंसर एग्जाम आपके पैसेज में लिखे होते हैं। तो आपको बाहर से सोच समझ के आंसर नहीं लिखना है, जो पैसेज में दिया है उसी में क्वेश्चन होते हैं।
सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको जो पैसेज में नहीं लिखा होता है उसके बारे में आंसर देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इन्फ्रेंस उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, वो सबसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो पैसेज में क्या बोलते हैं सर उसको, कौन सा टाइप इन्फ्रेंस, में? इन्फ्रेंस, INFEREN, मैं स्पेलिंग ही गलत बोल रहा हूँ, इन्फ्रेंस, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा सर, वो आगे आएगा, ठीक है, उसके बारे में ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली उस टाइप में क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पैसेज में जो चीज़ें हैं उसको आपको एक या तो समराइज करने बोलता है या तो मॉरल ऑफ द पैसेज के बारे में बात करता है। तो आपको पैसेज को समझ के वो पैसेज से क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो निकालना होता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको लॉजिकल थिंकिंग ही चाहिए। उस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। लेकिन बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन आपके बाकी सारे टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स आपके पैसेज में लिखे होते हैं, ठीक है सर। तो आपको मोस्टली जो है हमको ये देखना होता है कि पैसेज में क्या लिखा है, और इसी के बेस पे हमको ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडा होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, कि अगर आपको करेक्ट आंसर समझ नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का, तो करेक्ट आंसर ढूंढने की जगह ना जो रॉन्ग आंसर है उसको एलिमिनेट करिए। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मेन एग्जाम आपका टेस्ट करता है। पहला कि आप जो पैसेज है उसका मेन आइडिया या थॉट प्रोसेस समझ पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा कि वो आप समझ पा रहे हैं क्या कि राइटर जो है या जो ऑथर है वो किस बारे में बताना चाहता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या कोई इन्फॉर्मेशन। यूजुअली ये 3 चीज़ होते हैं। तीसरा, जो आंसर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वो आंसर आपके 90% ऑफ द टाइम पैसेज में रहता है, तो क्या आप वो ढूंढ पा रहे हैं। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो चौथा ऑप्शन कि कैन यू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन लॉजिकली, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, इतने एग्जाम्पल देखेंगे कि आप लोग एग्जाम्पल से पक जाएंगे ठीक है। तो सबसे पहले कि मतलब दूसरा स्लाइड है हमारा कि हाउ टू रिमूव द फियर ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का डर कैसे दूर करें, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को डर क्यों लगता है इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डर क्यों लगता है। पहले तो फियर कम्स फ्रॉम द रीडिंग आरसी, मतलब आरसी मतलब आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी जहाँ भी आपको लिखा होगा स्लाइड में, इसका मतलब समझिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले डर ये लगता है पैसेज देखते ही कि हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इतने सारा खतरनाक इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से डर लगता है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिस एज ग्रुप के लिए आप लोग हैं, आप लोग मतलब आप लोग का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होगा। आजकल जो लेटेस्ट मतलब रिसेंटली जो पास हुए हैं या फिर रिसेंटली ज्वाइन किए उनकी इंग्लिश ज़्यादा बेटर होगी ना। लेकिन जो सेल E0 का जो एज ग्रुप है, ठीक है, उनकी मैक्सिमम लोग की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उनको डर ये लगता है इंग्लिश देख के कि इतना सारा इंग्लिश लिखा है, सबको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जिसके कारण वो डर पहले से ही डर जाते हैं। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डर ये है। दूसरा कि इतने सारे जो वोकेबलरीज होते, वोकेबलरी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स, वही फियर कम्स फ्रॉम द अननोन वोकेबलरी। ऐसे ऐसे टर्म्स लिखे होते हैं इसका मतलब वो पहले कभी देखे ही नहीं है, कठिन शब्द देख के घबराहट होती है ना। तीसरा, फियर कम्स फ्रॉम द टाइम प्रेशर, क्योंकि कम टाइम रहता है, एकदम ज़्यादा डिटेल में भी पैसेज नहीं पढ़ सकते हैं, तो टाइम लिमिट के कारण भी एक डर लगता है। जबकि जो है रियलिटी है कि आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो सिर्फ थिंकिंग की टेस्ट करता है, वोकेबलरी देखता ही नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको सुपर वोकेबलरी होती है, और उसकी ज़रूरत मोस्टली आपको नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि आप कैट का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इतना सारा जो हम लोग थ्योरी पढ़े कि क्या क्या नहीं है, क्या नहीं करना है, लेकिन करना क्या है वो भी तो जाने थोड़ा। तो पहले ये समझते हैं कि हमको जो इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको पढ़ना कैसे है, टू अंडरस्टैंड हाउ द रीडिंग शुड एक्चुअली बी डन। पढ़ने का सही तरीका समझना। तो आपको ये समझना है कि जो पैसेज है उसका आपको ट्रांसलेशन तो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैसेज को एक बार स्कैन करते हैं, जब आपका क्वेश्चन आता है तो आपको पैसेज को स्कैन करना होता है। स्कैन मतलब ये नहीं कि आप एक एक शब्द का ट्रांसलेशन निकालने बैठे, बस एक बार स्कैन, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, बस एक बार जेनरिक आइडिया मिलना है। तो रीड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, नॉट द ट्रांसलेशन। अनुवाद के लिए आपको पैसेज नहीं देखना है, सबसे पहले आप बस उसको एक जेनरिक आइडिया समझने के लिए उसको पढ़ें, ठीक है। फोकस ऑन द आइडिया नॉट द लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसको इग्नोर करिए। आपको जो समझ में आ रहा है ना वो इनफ है, ठीक है। फोकस ऑन द आइडिया, भाषा पर नहीं विचार पर ध्यान दें। डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड अगेन, ठीक है। डू नॉट पैनिक व्हेन यू सी डिफिकल्ट वर्ड। उसके तरीके होते हैं, क्योंकि हमको डिफिकल्ट वर्ड्स का
मतलब जो है ना वो आजू बाजू जो चीज़ लिखा हुआ है ना वो देख के अपने आप एक जेनरिक आइडिया हो जाता है कि उसका मतलब क्या होगा। एग्जैक्टली वो डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसके आजू बाजू या ऊपर या नीचे की जो लाइन है वो देख के आप मोस्टली 90% टाइम्स वो कवर हो जाता है, पता चल जाता है क्या है। एंड डो नॉट पैनिक व्हेन यू सी द लॉन्ग सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंस लिखे होते हैं, कहीं फुल स्टॉप नहीं है, कहीं कॉमा नहीं है, वो भी देख के बहुत डर लगता है। तो उसको भी डरना नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग बड़े पैसेज को कैसे तोड़ना है, कहाँ से तोड़ना है, वो भी हम लोग आगे होने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है सर, ये स्लाइड खत्म हो गया, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स में जाएंगे, वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स। ठीक है सर, चलिए तो अब पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल सेंटेंस 1 है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑटोमेटेड बैंकिंग मैकेनिज्म हैज़ एनहेंस कस्टमर कन्वीनियंस। अब इसमें कई लोग जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उनको समझ तो आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारे वर्ड समझ नहीं आए होंगे। जैसे हो सकता है किसी को इम्प्लीमेंटेशन समझना है, किसी को ऑटोमेटेड समझना है, ठीक है, लेकिन ऑटो मतलब ऑटोमेटिक होता है वो, तो ये थोड़ा सा फिर भी ईजी वर्ड है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मैकेनिज्म्स हो गया, एनहेंस्ड हो गया, कन्वीनियंस हो गया, तो बहुत से इसमें 4-5 वर्ड हो गए डिफिकल्ट है ना सर। ठीक, तो चलिए, तो ये इतना आसान भी नहीं है। जिन लोग को इंग्लिश थोड़ी बेटर है उनको समझ में आ गया, लेकिन बहुत लोग को समझ नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सिंपल सेंटेंस है तो ऐसा मत सोचिए, ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ईजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, तो अब ये बहुत ईजी चल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये सेंटेंस देख के स्टूडेंट्स को डर लगता है कि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लाइक ऑटोमेटेड हो गया, मैकेनिज्म हो गया, इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, कई लोग को वो भी नहीं समझ में आएगा, एनहेंस्ड हो गया, कन्वीनियंस हो गया। अब देखिए ऐसा होता है ना यूजुअली कि कुछ वर्ड समझ में आएगा कुछ लोग को, कुछ वर्ड दूसरे लोग को समझ में आएगा, है ना। तो मैं सब वर्ड्स नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, जैसे इम्प्लीमेंटेशन भी कोई लोग को समझ नहीं आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 4 वर्ड यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहे हैं, सब डिफिकल्ट लग रहे हैं, राइट। तो अब इसको कैसे सोचेंगे, देखिए अब जो डिफिकल्ट वर्ड है ना उसको छोड़ दीजिए, अब इसमें इजी वर्ड ढूंढिए। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑटोमेटेड बैंकिंग, तो सबको पता है बैंक से रिलेटेड है ना। तो पहले बस आप दिमाग में ऐसा सोचिए कि बैंकिंग मतलब बैंक से जुड़ा होगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म नहीं पता, हैज़ एनहेंस। अब काफ़ी लोग को अगर आपने आईसीए और जीपीयू या फिर जीएफएम जितने ही पढ़ा है तो उसमें एनहेंस टाइप का वर्ड कई बार आया है। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रूव करना, कुछ चीज़ को बेहतर करना। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको पता है, तो एनहेंस मतलब कुछ बेहतर हो रहा है। कस्टमर मतलब आप सबको पता है, ग्राहक, है ना, जो सामान खरीद रहा है। तो अब जो डिफिकल्ट वर्ड है ना उसको छोड़ दीजिए, अब बस ये जो 3 चीज़ इजी लिखा है इसको समझिए कि बैंकिंग लिखा है मतलब कुछ ना कुछ, ये जो पैसेज में ये जो लाइन लिखा है, हम पैसेज की अभी तक पैसेज में गए नहीं है, हम लोग सिंपल एक लाइन देख रहे हैं, एक सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में पहला क्या है, बैंकिंग से जुड़ा है समथिंग, ये सेंटेंस बैंकिंग से जुड़ा है। दूसरा एनहेंस वर्ड है, मतलब कुछ बेहतर हो रहा है, बैंक से जुड़ा है और कुछ बेहतर होना है। किसके लिए बेहतर हो रहा है, कस्टमर, है ना। तो इससे एक आपको जनरिक आइडिया मिला कि नहीं मिला सर, कि ये बैंकिंग से जुड़ा कुछ बेहतर हो रहा है जो कि कस्टमर्स के लिए है। ये आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, मतलब ये आइडिया समझ में आ रहा है। अगर नहीं है मैं समझा पा रहा हूँ तो प्लीज़ हाथ उठाइए सर, और जिनको समझ में आ नहीं, पहले ये उन लोग हाथ उठाइए जिनको समझ में आ गया ये कि ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सर, ठीक है, तो चलिए, तो काफ़ी लोगों ने हाथ उठाया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं हाथ उठाया, मैं इसलिए नहीं बोला हाथ उठाने की, कई लोग अभी शर्माएंगे, तो धीरे धीरे उसका वो सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं आप, कोई कुछ बोल रहा है क्या सर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये आपको ये समझना है कि एक सेंटेंस में अगर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं तो उनको इग्नोर करिए, जो आपको इजी वर्ड है वो देखिए, उससे मतलब निकालने की कोशिश करिए। यही इसी चीज़ को लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, और यही चीज़ पैसेज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका चेक करता है, ठीक है। तो ये 3 से आपको समझ में आ रहा है कि बैंकिंग से, ये जो सेंटेंस है ये बैंकिंग से जुड़ा है, कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है इसमें, और लास्ट में लिखा है कन्वर्स्ट कस्टमर, है ना। तो कस्टमर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, बैंक से जुड़ा है, ठीक है। तो आइडिया क्या निकला है यहाँ पर, तो आइडिया निकला कि बैंक सिस्टम से कस्टमर को कुछ फ़ायदा हो रहा है ना। ये आइडिया निकल गया। ये इस यहाँ तक इस ये जो लाइन लिखा है, आइडिया क्या निकला, इस बात तक पहुँचने के लिए किसी को दिक्कत हुआ? अब बताइए सर, ये जो No, आइडिया sir. की जो बात हो रही है वो किसी को दिक्कत हुआ इसमें? अगर आपको ये 3 चीज़ें भी समझ में आ रहा है तो बस ये आपको ट्रांसलेट नहीं करना है एक एक वर्ड, बस आपको एक आइडिया समझना है
कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग बाद में बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि कोई एक सेंटेंस है जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स इग्नोर करिए। इजी वर्ड्स आता है ना, तो उससे आप लॉजिकल थिंकिंग से आप समझने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है या क्या बोल रहा होगा। एग्जैक्ट मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है सर। तो ऐसे ऐसे ही हम लोग और 7-8 एग्जाम्पल देखते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, क्योंकि अगर इंग्लिश सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड्स हो तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इजी वर्ड से भी आपको एक जेनरिक आइडिया मिल जाएगा, और अगर जेनरिक आइडिया मिल गया तो मोस्ट प्रोबेबली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स रिवॉल्यूशनाइज द बैंकिंग सर्विस। अगेन यहाँ पर बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ऑटोमेटेड चलिए तो फिर भी थोड़ा सा ईजी हो गया। टेलर क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है, टेलर क्या होता है मुझे नहीं पता, मशीन्स क्या लिखा है वो समझ में आ गया। रिवॉल्यूशन आपको कई लोग को पता होगा, या फिर हो सकता है चलिए ये भी डिफिकल्ट वर्ड है, नहीं पता, ठीक है छोड़िए। अब बैंकिंग आ गया, सर्विसेज सबको पता है क्या होता है, मशीन्स बैंकिंग सर्विसेज, है ना। इंट्रोडक्शन भी कई लोग को पता होगा, इंट्रोडक्शन मतलब कुछ इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर हाँ सर, कोई कुछ बोल रहा है। एटीएम के बारे में बोल रहे हैं। हाँ वही, अगर मैं सिंपल लिखता कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द एटीएम हैज़ चेंज द बैंकिंग सर्विसेज, ये इजी भाषा हो गया। पैसेज में क्या होता है, इजी चीज़ को डिफिकल्ट तरीके से लिखता है, और ये चेक करता है कि आप उस डिफिकल्ट चीज़ से इजी शब्द निकाल पा रहे हैं, इंग्लिश इजी मतलब निकाल पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड दिख रहे हैं हम लोग को, टेलर, ऑटोमेटेड, रिवॉल्यूशनाइज, ठीक है। अब आपको आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए ये सेंटेंस पढ़ के कि इसमें डिफिकल्ट वर्ड इग्नोर करो, इजी वर्ड्स को देख के एक लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मशीन, इंट्रोडक्शन भी है। एग्जाम्पल में सब कुछ नहीं ले सकते, मैं स्लाइड बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन मतलब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है, ऑटोमेटेड मतलब कुछ ऑटोमेटिक काम हो रहा है ना। टेलर का मतलब तो मुझे नहीं पता, टेलर मतलब क्या बोल रहा है कुछ नहीं पता मुझे, इग्नोर करो, ठीक है। मशीन मतलब तो सबको समझ में आ गया, है ना। रिवॉल्यूशनाइज मतलब कई लोग को पता होगा कि कुछ नया चेंजेस, कुछ बहुत बड़ा बदलाव, है ना। बैंकिंग मतलब बैंकिंग से जुड़ा। तो ये 3 चीज़ देख के क्या समझ में आ रहा है, कुछ मशीन से, ठीक है, कुछ बड़ा बदलाव आ रहा है, किसके रिलेटेड, बैंकिंग से। तो ये 3 चीज़ से आपका लॉजिकली आप ये निकाल सकते हैं कि बैंकिंग में मशीनों से बड़ा बदलाव आया। बताइए अब ये हाथ उठाइए कि जिनको जो ये आइडिया क्या है वो नहीं निकाल पाए। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ सर बोलिए सर, भरत सर क्या प्रॉब्लम हुआ सर। मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग ये सेंटेंस देख के ये आइडिया तक नहीं पहुँच पाए वो लोग हाथ उठाइए प्लीज़। शर्माना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को समझाने यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहा, कोई दिक्कत आ रहा तो बिल्कुल पूछिए। पुलेंद्र सर बोलिए सर कुछ। वी गेमर इंडियन शायद अपने बेटे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। चलिए सर बोलिए क्या डाउट है सर, बिल्कुल पूछिए। कोई डाउट नहीं है। बताए तो सर समझ गए, लेकिन इतना तक पहले नहीं सोच पाए थे। अच्छा, मैं ये लिखा तो आपको समझ में आया, ये 3 चीज़ देख के नहीं समझ में आया था। चलिए कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ठीक है। चलिए अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे सर। एग्जांपल्स आप लोग इतने देखेंगे ना कि आप लोग पक जाएंगे, बोलिए क्या सर एक ही चीज़ रिपीट करते जा रहे हो, क्योंकि वही मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर वो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस, तो इंग्लिश कॉम्पिटिशन में आपके अगर 5-6 क्वेश्चन आते हैं तो मैं ये दावा नहीं करूँगा कि आप 5 के 5 सॉल्व कर लीजिए। हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो, इन्फ्लुएंस टाइप हो, है ना, और इन्फ्लुएंस में भी डिफिकल्टी लेवल होता है। तो मैं ये इतनी गारंटी दूंगा कि 5 क्वेश्चन सॉल्व कर, लेकिन हाँ 4-3 तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो टाइप्स होते हैं ना वो एक लिमिटेड टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम लोग सब डिटेल में देखेंगे। तो ये आइडिया निकल गया कि बैंकिंग में मशीनों से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, ये हमारा बेसिक आइडिया हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटोमेटेड टेलर्स मशीन रिवॉल्यूशनाइज द बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रांसलेशन पूरा नहीं किए, फिर भी आइडिया मिल गया, बस यही है आपका कॉम्प्रिहेंशन। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं देखता हूँ ग्रुप में क्या बात हो रही है। ओके ठीक है, आज की जो क्लास है ना, सोनी सर मुझे मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो सोनी सर बोल रहे हैं कि आज की क्लास हम लोग रिवाइज करेंगे एक बार 18th को, ठीक है। तो मैं ग्रुप में बोल देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे भी मैसेज कर रहे हैं।
तो मैं मैसेज करता हूँ। ये सर जो एक वर्ड इधर आ रहा है ना कॉर्नर में, लुक्स इज प्रेजेंटिंग एनोटिंग, इसको क्या इधर से हटा सकता है क्या? हाँ सर, फुल स्क्रीन का एक वो बटन होगा, स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन का एक बटन होगा, उसको दबाइए। वो या सर ऊपर नहीं आ रहा में, है सर, वो स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम हो रहा है। सर ऊपर में ना दो आइकन होंगे येलो कलर के, उसमें लेफ्ट वाला आइकन या राइट वाला आइकन को एक दबा के देखिए, किसी से फुल स्क्रीन होता है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। सर किसी को आता है तो बताइए सर। यस सर, यस सर। सर यहाँ जो वाला ये स्क्रीन है ना, उसको टच करके रखिए, देखिए खुलेगा एक, तो उसमें लिखा है फुल स्क्रीन, फिर उसको टच करिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आज पहला क्लास है और मैं भी एक्चुअली इंग्लिश का मेरे को प्रिपेयर करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा रफ है स्लाइड, इसको हो सके तो मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा बाद में। ठीक है, एक बार और क्लास की आज की रिवाइज होगी। चलिए, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर डिफिकल्ट सेंटेंस है तो उसको उस सेंटेंस का आइडिया कैसे समझें। तो ये सेंटेंस है, द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें डराने वाले वर्ड्स क्या क्या हो गए हैं। वाइड स्प्रेड कई लोग को नहीं पता होगा, एडॉप्शन फिर कई लोग को नहीं पता होगा, ट्रांसफर नहीं पता होगा, है ना। तो फिर भी अब जो आसान है उसको देख के हम लोग आइडिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, आप ही लोग पहले एक बार ट्राई करिए, इसका आइडिया क्या होगा बताइए। मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। जिन लोग को समझ में आ गया वो हाथ उठाइएगा, मैं सबका हाथ नीचे कर दिया। जिनको समझ में आ गया, इसका मतलब एक जेनरिक आइडिया, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, जेनरिक आइडिया कि क्या बोलना चाह रहा है सेंटेंस, वो समझ में आ गया तो हाथ उठाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो चलिए जी, कितने 30 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी का समझ में नहीं आया है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो डिफिकल्ट वर्ड्स ये है। अब आसान क्या क्या है इसमें, आसान क्या क्या है देखिए। टेक्नोलॉजी सबको पता है, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी सबको पता है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, तकनीक, है ना। जो भी टेक्नोलॉजी मतलब जेनरिक, अगर टेक्नोलॉजी का हिंदी मतलब भी नहीं आता, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना जेनरिक, इतने जगह यूज होता है कि सबको इसका बेसिक आइडिया हो कि टेक्नोलॉजी क्या होता है ना। कस्टमर सबको पता है, एक्सपीरियंस पता है क्या होता है, अनुभव, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रही है, तीन चीज़ों से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या एक जेनरिक आइडिया बना सकते हैं कि कुछ तकनीक है, कुछ टेक्नोलॉजी है जो कि कस्टमर की एक्सपीरियंस को कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है ना। तो अब वापस इस सेंटेंस से पढ़िए, द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, इसका मतलब समझ नहीं आया है, फिर भी एडॉप्शन का चलिए ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ, ये नहीं आया, इसको भूल जाइए। एडॉप्ट टेक्नोलॉजी समझ में गए, टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म का मतलब ही समझ नहीं आया, या कुछ लोग को आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को कुछ किया है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, पर एक जेनरिक आइडिया से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म, टेक्नोलॉजी हैज फिल इन द ब्लैंक्स कस्टमर एक्सपीरियंस, है ना। तो इससे एक जेनरिक ना दिमाग में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी से कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इससे आपको एक जेनरिक आइडिया मिलेगा कि आइडिया निकला कि तकनीक से कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हुआ है, टेक्नोलॉजी से कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर हुआ है, बेहतर हुआ है। ठीक है, किसी को दिक्कत हो रहा है सर इस आइडिया पे निकलने पे तो मुझे बताइए, मैं और डिटेल में ट्राई करूंगा कि बात करें। हाथ उठाइए प्लीज जिनको नहीं समझ में आ रहा। सर वाइड स्प्रेड का मीनिंग क्या है? वाइड स्प्रेड जो बहुत स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, है ना। वाइड मीन्स ज्यादा एरिया फैला माने जो क्या बहुत, बोलूं, जो आपका ज्यादा स्प्रेड हुआ, जैसे कि ज्यादा एरिया लेके स्प्रेड वाइड स्प्रेड कहते हैं माने। वाइड मतलब नहीं नहीं, उसका हर जगह में होना, मोटा मोटा यही मानिए, हर जगह में हाँ, होना। वही वही मैं मीन्स माने मोस्ट ऑफ द कस्टमर। मतलब इस सेंटेंस का एक्चुअली मतलब है कि दुनिया में जो नए टेक्नोलॉजीज हैं वो इतने अच्छी तरीके से फैल चुका है जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़ गया है। ठीक है, फैलना, अच्छे बहुत लंबे एरिया तक फैलना को बोलते हैं वाइड स्प्रेड। ठीक है, हर जगह जैसे कोई जानकारी सब तक पहुंच जाना है, मोटा मोटा यही समझ, हाँ सब तक पहुंच जाना हाँ, टेक्नोलॉजी। ठीक है सर। तो ये आइडिया बेसिकली क्या निकला कि जो टेक्नोलॉजी है उससे कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेटर हुआ है। अगर वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ ये जो पहला ये चार्ज नहीं लिखा, नहीं समझ में आया, तो भी ये देख के एक आइडिया निकल जाता है कि टेक्नोलॉजी से कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ बेटर हुआ है ना। तो यही जानना था हम लोग को यहाँ पे।
तो इसमें भी हम लोग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किए। एक और एग्जांपल लेते हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू पॉलिसीज फैसिलिटेटेड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगेन इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको पिछले उसमें याद नहीं था, नहीं पता था, तो क्योंकि आप वो स्टेप का एक बार सेंटेंस पढ़ चुके हैं, राइट, तो अगर दूसरी बार इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपका दिमाग ना कनेक्ट करेगा कि पहले क्या था ये, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस बिल्डअप। जितना पैसेज आप पढ़ेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको एक बेस बिल्ड होता जाएगा धीरे धीरे। वोकेबुलरी का भी बेस एक धीरे धीरे बिल्ड होगा। तो इसी के लिए कॉम्पिटिशन में भी प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। धीरे धीरे आपको एक्चुअली मैं एक सबसे अच्छा टिप दूँ, ये जो सेल का जो आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें पैसेज के लिए सबसे अच्छा टेक्निक क्या है पता है? आपका जो मैनुअल है ना, उसको पढ़िए। मैनुअल में आसान शब्द नहीं है हर जगह, उसमें भी बहुत सारे डिफिकल्ट। वो अगर आप मैनुअल समझ पा रहे हैं ना, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप निकाल लेंगे। मैनुअल में क्योंकि इतने डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं कि अगर आपको वही समझ में आ रहा है तो उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन निकल जाएगा। ठीक है, तो वापस टॉपिक पे आते हैं कि इसमें क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट वर्ड हो गए फिर से इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसीज तो सबको फिर भी पता होगा। ठीक है, फैसिलिटेटेड क्या होता है नहीं पता, ऑपरेशनल क्या होता है, ऑपरेशन से जुड़ा या कई छोड़िए नहीं पता है, तो ये सब चीज़ डिफिकल्ट है। फिर भी एक क्या क्या चीज़ पता है, न्यू मतलब नया। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू, कुछ नया हुआ है ना, नया। पॉलिसीज मतलब पता है कि नियम। ठीक है, एफिशिएंसी आप लोग को पता होगा, आप लोग जेनेरिक प्लांट में है तो अगर ये वर्ड काफ़ी सुनते होंगे एफिशिएंसी, या अभी तक आपने जीपीओ या आईसीए पढ़ा है, आईजीएफएम पढ़ा है, तो भी आप लोग ये कई बार सुने होंगे वर्ड। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि एफिशिएंसी मतलब कोई चीज़ को बेटर तरीके से होना। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि न्यू पॉलिसी से मतलब कुछ नए नियम से कुछ हुआ है, उससे क्या हुआ है, एफिशिएंसी बेटर हो गई है ना। तो एक जेनरिक आइडिया समझ निकल के आया कि क्या आया कि कुछ नियमों से काम बेहतर हुआ। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा सबको। अगर नहीं आया तो हाथ उठाइए और डिस्कस कर सकते हैं, शर्माइएगा मत। चलिए, कोई हाथ उठा रहा है, शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, आपको एक जेनरिक आइडिया बनाना है बस। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म इन द एजुकेशन सेक्टर। बताइए, जिनको समझ जिनको समझ में आ गया वो हाथ उठाइए। 2 3 4 5 6, चलिए 45 लोगों को समझ में आ गया, 46। ठीक है, चलिए मान रहा हूँ 50 लोग को हो गया, आधे लोग को आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसमें देखते हैं कि डिफिकल्ट वर्ड क्या क्या हो गया। तो गवर्नमेंट तो सबको पता है, इनिशिएटेड नहीं पता तो चलिए छोड़ दीजिए, नहीं पता है। कॉम्प्रिहेंसिव नहीं पता, रिफॉर्म नहीं पता, सेक्टर तो आई थिंक सबको पता होगा, सब बहुत लोग सेक्टर 1 2 3 ये सब में रहते हैं, तो सेक्टर मतलब समझ में आता है कि एक क्षेत्र, एक एरिया है ना। तो फिर भी चलिए कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब डिफिकल्ट लैंग्वेज को छोड़ते हैं, आइडिया को देखते हैं। तो क्या लिखा है, गवर्नमेंट सरकार है ना, एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन यहाँ पर, एजुकेशन सेक्टर मतलब एजुकेशनल एरिया। तो गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया होगा, वही लिखा है ना। अब ये नहीं समझ में आया कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होता है मतलब कुछ चेंजेस, रिफॉर्म मतलब क्या होता है, बड़ा चेंजेस लाया, वो समझ में नहीं आया। लेकिन ये समझ में आ गया ना कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया, ये आपका बेसिक आइडिया है। इतना तो समझ में आया ना सर? अगर इतना समझ में आया ना तो इनफ है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया है, अगर ये रिफॉर्म क्या होता है वो नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे की ऊपर की नीचे की लाइन देख के वो एक जेनरिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस एक आइडिया समझना है एक सेंटेंस का। तो इसमें क्या आइडिया निकला, सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कुछ बदलाव किया कि जी। हाँ सर, कोई कुछ बोल रहा है सर? सबका माइक म्यूट कर रहा हूँ, जिनको कुछ बोलना है प्लीज़ हाथ उठाइए सर, जिनको कुछ बोलना था। कोई कुछ बोल रहा था? चलिए ठीक है, नहीं उठा रहे तो आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी तक हमने ये 5वां एग्जाम्पल देखा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा तो बताइए सर, हो सकता है कि मेरा तरीका पढ़ाने का गलत हो, मैं ट्राई करूँगा कुछ और बेटर करने ठीक का। है सर। समझ आ रहा। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। थोड़ा तो यहाँ आइडिया पर मिल रहा था। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो वही हम लोग को एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं आता है हम लोग को, फिर भी हम लोग का आइडिया तो क्लियर हो रहा है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन सेक्टर में कुछ ना कुछ किया है ना, चेंजेस किया है। चलो वो भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया ना कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया है, बस आइडिया वही है। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर विटनेसिंग अ पैराडिज्म
शिफ्ट इन टीचिंग मेथड। अगेन यहाँ पर ये जो डिफिकल्ट वर्ड आ गया, ये क्या होता है? पैराडिग्म शिफ्ट। कोई बात नहीं, फिर भी डिफिकल्ट वर्ड इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिर भी इंस्टीट्यूशन तो फिर भी इजी वर्ड है, ठीक है। विटनेसिंग हो सकता है कुछ सब समझने की, विटनेस तो समझ कई लोग जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे विटनेस क्या होता है, जो देख रहा है ना। तो पैराडिग्म नहीं पता है, फिर भी अब क्या क्या इजी है? एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पढ़ाई होता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई एक क्या बोलते हैं? संस्था, है ना। विटनेसिंग मतलब देख रहा है ना, विटनेस करना। तो शिफ्ट मतलब पता है, शिफ्ट अब हाँ नहीं, ये भी कंफ्यूजन होता है कि शिफ्ट का ड्यूटी शिफ्ट भी होता है ना, तो ये भी थोड़ा कोई बात नहीं, आधा वर्ड समझ में आ गया ना तो इनफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट का मतलब हो रहा है बदलाव, चेंजेस। टीचिंग मेथड मतलब सबको पता है, पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि पढ़ाई बदलाव, पढ़ाने का तरीका। शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव, हाँ सर, तो पढ़ाने का तरीका में बदलाव। हाँ, तो एजुकेशन संस्था कुछ जो भी संस्था है, एजुकेशन से जुड़ी संस्था, ठीक है। विटनेसिंग नहीं, पता नहीं कितना समझ में आ रहा है कि शिफ्ट इन टीचिंग मेथड, ठीक है, मतलब चेंजेस आ रहा है टीचिंग मेथड में, और किसके लिए आ रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट, है ना। तो एक जेनरिक आइडिया बन रहा है सर दिमाग में, धीरे धीरे बनता है, ठीक है, कि पढ़ाने का तरीका बदल रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर विटनेसिंग अ पैराडिग्म शिफ्ट इन। पैराडिग्म मतलब क्या होता है? पूरा एक एरा चेंज होता है, मतलब एरा को भी कैसे समझाऊं, वो भी थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश हो गया, कि बहुत बड़ा चेंजेस, जो रिवॉल्यूशन बोलते हैं ना, वही होता है अपना पैराडिग्म शिफ्ट भी, ठीक है। एकदम बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, पूरा बदलाव। जैसे अभी कोविड के समय पूरा सबका ऑनलाइन हो गया था, है ना, ऑनलाइन लर्निंग हो गया था, ऑनलाइन ऑफिस हो गया, तो वो भी एक उसी को बोलते हैं अपन पैराडिग्म शिफ्ट। पूरा बहुत कुछ चेंजेस है। रिवॉल्यूशन तो खैर क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं हाँ, सुखदेव बड़े सर बड़े स्तर पर बदलाव करना। जी, ठीक है। तो सर जनरल पैराडिग्म को भास्ट चेंज बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, वास्ट चेंज भी बोल सकते हैं, वही मतलब है सर, बड़ा चेंजेस, है ना। ठीक है सर। चलिए, तो पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, एक जेनरिक आइडिया मिलता है। तो इसमें भी अपन लोगों ने वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया। चलिए, अब बहुत ज़्यादा ही धीरे हो रहा है, मैं तो इतना कुछ ज़्यादा ही धीरे चल रहा हूँ। चलिए, तो ये 6 एग्जाम्पल देखिए, और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि अब मैं नहीं बोलूँगा,